देखिएगा इस वीडियो में आपको जो सीटेट के एग्ज़ाम में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं ये मोस्ट क्वेश्चन होते हैं और इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकास किससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो विकास क्या होता है कि विकास जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह गर्भाधान से मृत्यु तक चलती रहती है। मनोविज्ञान की भाषा में जो है विकास को बॉम टू टॉम कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में था कि विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है और सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों से भी प्रभावित होता है। इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है। तो यह जो सिद्धांत निर्देश करता है वो एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एकीकरण सिद्धांत में अंतर्गत आता है कि बालक पहले अपने पूरे हाथ को चलाना सीखता है, यानी पूरे हाथ को कंट्रोल करता है और हाथ को चलाना सीखता है। फिर उसके बाद हाथों की उंगलियों को चलाना सीखता है और उसके बाद हाथों और उंगलियों को दोनों साथ साथ चलाना सीखता है। तो ये एकीकरण के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास प्रभावित करता है। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति की घटक की बात कही जा रही है। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, स्कूली माहौल। ठीक है, क्योंकि स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। ठीक है, और यह स्कूल यानी कि माहौल जो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे यानी कि बच्चों का जन्म जो होता है वो परिवार में होता है। ठीक है, और परिवार में यानी कि उसके माता पिता ही बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं। और परिवार में ही क्या होता है कि बच्चा जो है स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, ये सारी जो भावनाएं सीखता है वो परिवार में सीखता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे के जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्रारंभिक कक्षा जो होती है या प्रारंभ जो होती है वो क्या होती है, परिवार होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो आपके 7 से 11 वर्ष तक का जो अवस्था है वो आपकी मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, और इस मूल सक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इस चरण में बच्चा जो प्रतिवर्ती और जागरूकता की समझ हो जाती है। ठीक है, और बच्चा यह सीखता है कि जो कुछ चीज़ें बदल गई हैं उन्हें वापस स्थिति में लाया जा सकता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा यह सीख जाता है कि जो वस्तुएं बदल गई हैं उन्हें उनकी वापस स्थिति में बदला जा सकता है, यानी वापस लाया जा सकता है। जैसे यदि पानी को बर्फ़ में जम जाता है, बर्फ़ जमाया जाता है तो उसे वापस बर्फ़ से पानी में भी वापस लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो अवस्था होती है वो प्रतिवर्ती चिंतन की अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन यानी पलटावा की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकड़ों से खेलता हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। ठीक है, तो यह जो बच्चे द्वारा अनुभव किया जा रहा है यह संरक्षण के अंतर्गत आता है। संरक्षण के अंतर्गत आता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की जो भूमिका वो संज्ञानात्मक विकास के तीसरा सिद्धांत जो मूल सक्रियात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे का तीसरा सिद्धांत जो कि मूल सक्रियात्मक सिद्धांत है जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में होता है के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा संख्याओं का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान और आयतन का ज्ञान और संरक्षण का ज्ञान कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा यह किया गया अनुभव क्या दर्शाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव व गॉस के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बालक किसी प्रश्न का हल करने में कठिनाइयाँ महसूस कर रहा है तो एक अध्यापक या अध्यापकों को क्या करना चाहिए।
तो इसमें क्या करना चाहिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पाठ क्या होता है कि पाठ या मचान क्या होता है कि एक ये अस्थायी संरचना होती है। अस्थायी संरचना क्या होती है कि बालक को किसी प्रश्न का हल करने के लिए थोड़ा सा संकेत देना, ताकि बालक उस चीज़ को समझ सके और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, यानी हल कर सके। पाड़ मचान क्या होती है, यानी कि जिस तरह से क्या होता है कि आप कोई मकान बनाते हैं और मकान बनाने के लिए आपको जो पैड़ बनानी पड़ती है, यानी पाड़ बनानी पड़ती है, मचान बनानी पड़ती है, और जब मकान बन जाता है, ठीक है, तो आप वो पाड़ या मचान हटा लेते हैं। ठीक है, इसलिए पाड़ या मचान जो होती है एक अस्थायी संरचना होती है। तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में किसे प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, प्रगतिशील कक्षा वह कक्षा होती है कि जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बालक के विचारों को, अनुभव को जो स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से किसे प्रधानता देती है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता प्रदान देती है। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो कुल 8 प्रकार की बुद्धि प्रतिपादित, यानी 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और हार्वर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो 1983 यानी 1983 में जो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से जो 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, परंतु बाद में एक नई प्रकार की बुद्धि को जोड़ दिया था। ठीक है, अभी 8 प्रकार की बुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें नंबर 1 तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 2 भाषाई बुद्धि, नंबर 3 स्थानिक बुद्धि, नंबर 4 शारीरिक बुद्धि, नंबर 5 सांगीतिक बुद्धि, नंबर 6 व्यक्तित्व बुद्धि, और नंबर 7 जो है आपकी स्व व्यक्तित्व बुद्धि, और नंबर 8 जो प्रकृतिवादी बुद्धि थी, और 9वीं जो बुद्धि को इन्होंने आप इसमें जोड़ा था वो थी अस्तित्ववादी बुद्धि को इन्हें जोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए हार्वर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। क्वेश्चन था आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशोभित करता है। ठीक है, तो किस प्रकार का माहौल कक्षा को सुशोभित करता है, वह माहौल यानी कक्षा का माहौल, यानी कक्षा में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल, सभी प्रकार के टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साफ़ सुथरा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होनी चाहिए, डस्टर होनी चाहिए, और बच्चों के बैठने के लिए कुर्सियाँ होनी चाहिए, बेंच होनी चाहिए, और बच्चों के लिए जो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सभी जो है टीचर लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशोभित करता है। आपका आंसर ए हो जाएगा कि मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो जेंडर एक जो रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि लड़कों को छोटे बाल रखने चाहिए, लड़कियों को लंबे बाल रखने चाहिए, लड़कों को जो है घर का काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़के जो होते हैं वो गणित और विज्ञान में तेज होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो गृह विज्ञान में तेज होती हैं। यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव जो कहा जाता है वो जेंडर के अंतर्गत आता है। और ये जो होती है वो एक सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है, यानी कि हमारे समाज में अब भी जो है लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, और ये एक सामाजिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन था कि जेंडर क्या है। जेंडर आपका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा एक निर्मित होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्ह द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, इसमें सबसे पहले संवेदी गामा अवस्था होती है जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है।
तीसरी जो होती है मूढ़ सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। और जो फोर्थ होती है वो आपकी अमूढ़ सक्रियात्मक अवस्था होती है जो 11 से 15 वर्ष तक के लिए होती है। तो ये जो कि किसी वस्तु के सामने न होने पर की स्थिति में चिन्हों द्वारा दर्शाकर काम करने की योग्यता कहलाती है, वो आपकी अमूढ़ सक्रियात्मक अवस्था में के अंतर्गत आती है, जो कि 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में आती है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर बच्चों के सामने कोई वस्तु नहीं होती है तो उन्हें चिन्हों को दर्शाकर उस जो व्यक्ति को यानी कि उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? आपका आंसर बी हो जाएगा कि लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है रचनात्मक मूल्यांकन, वो शिक्षक द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है, जो कि रचनात्मक मूल्यांकन जो क्या है वो कक्षा के में ही किया जाता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे कब सुधार उनके गलती में कब सुधार किया जा सकता है, वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? आपका आंसर सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? तो ADHD यानी क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर होता है, यानी कि अति क्रियाशीलता विकार। अति क्रियाशीलता विकार यानी किसी का बच्चा जो क्या करता है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए जो है वो शीघ्रता बहुत दिखाता है, यानी कि अगर कोई कार्य करता तो उसका बिना परिणाम सोचे ही उस कार्य करने को हल करने लगता है, चाहे उसका हल या परिणाम कुछ भी हो। ठीक है, उसमें अधिक जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वह बिना सोचे समझे कार्य करने लगता है। ठीक है, तो उसमें आवेग होता है, यानी किसी कार्य करने का आवेग भी होता है। ठीक है, तो इसलिए निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि आवेगशीलता होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण बाधितता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? ठीक है, तो प्रभावशाली नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? तो देखिएगा, अब श्रवण बाधिता जो बालक कौन से होते हैं? वे बालक होते हैं कि जो बालक जो कि सामान्य बालक से कम सुनने की योग्यता रखते हैं, यानी कि जो ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं, वो श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा कि श्रवण बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? अब प्रभावशाली यानी कि जो सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जो सुन नहीं पा रहे हैं तो इसलिए उनके लिए व्याख्यान विधि जो है बेकार होगी, यानी कि उनकी व्याख्यान विधि अगर हम बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाएंगे, तो इसलिए कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? व्याख्यान विधि प्रभावशाली नहीं होगी, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ठीक है, नहीं की बात हो रही है इसमें, आपको ध्यान रखना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जिनकी बुद्धि लाप्ति 140 से अधिक होती है और जो सामान्य वालों से अधिक तेज होती है। और इनमें क्या होता है? उच्च जो सृजनात्मक क्षमता होती है, संवेगात्मक विशेषता होती है, अंतर्दृष्टि की अधिकता होती है, ये होती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ठीक है, देखो, उत्तेजक संवर्धन गति प्रदान करना होता है इनमें। ठीक है, मानवीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? मानवीकृत पाठ्य चर्चा को लागू करना नहीं अपनाना चाहिए। जबकि विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना चाहिए, ये आपका सही है। पाठ्य चर्चा त्वरण के लिए लचीलापन रखना चाहिए, ये भी सही है। तो इसलिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? आपका आंसर बी हो जाएगा कि मानवीकृत पाठ्य चर्चा को लागू नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। ठीक है, तो समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा वह शिक्षा होती है, यानी कि वह कक्षा होती है जहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ एक ही समय और एक ही स्थान पर जो बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और समावेशी कक्षा में स्वालीनता तभी दूर की जा सकती है जब सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहे, यानी कि निरंतर चलती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। आपका आंसर ए हो जाएगा कि अधिगम उपागम में निरंतरता रखनी चाहिए। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं। ठीक है, तो एक विद्यार्थी तभी बेहतर सीख सकता है जब विद्यार्थी अपने वातावरण में सक्रिय रूप से संलग्न होकर कार्य करे। ठीक है, और विद्यार्थी सक्रिय रूप से तभी सीख सकता है जब विद्यालय का जो वातावरण वो सार्वभौमिक और सकारात्मक बना रहे। ठीक है, क्वेश्चन था कि अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीख सकते हैं। आपका आंसर बी हो जाएगा कि अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं, यानी कि कौन सी जल्दी बात को भूल जाते हैं, वो बात का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि उनके जीवन से संबंधित हो तो उसे विद्यार्थी नहीं भूल पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है तो ये भी बालक नहीं भूल पाएगा। ठीक है, और डी देखेगा कि उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है, तो जो उदाहरणों से यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रही है उसे भी बालक नहीं भूल पाएगा। तो किसे भूल पा जाता है? आपका आंसर सी हो जाएगा कि जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है उसे बालक शीघ्र भूल जाता है, यानी कि विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान जो वह ज्ञान होता है जिसमें चीज़ों को कैसे करना होता है यह सिखाया जाता है और अनिवार्य रूप से जो है कौशल पर आधारित होता है। ठीक है, और प्रक्रियात्मक ज्ञान में जो विशिष्ट कार्य या विशिष्ट कौशल पर का ज्ञान दिया जाता है, और प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है वो अमूर्त मौलिक चिंतन का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रियात्मक कार्य में जो अमूर्त और मौलिक चिंतन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। ये आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान है, क्योंकि इसमें मिट्टी को तैयार करने की एक प्रक्रिया बताई जाएगी और समझाई जाएगी और मिट्टी को तैयार किया जाएगा एक प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को सुशोभित करने हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान का सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए? तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन, मौलिक चिंतन का विकास होगा और अधिगम प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। तो इसलिए अधिगम को सुशोभित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा।